तुबाओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, फिर उसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है। आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का खुसूसी प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। नाज़रीन, मैंने इब्तिदा में अली सरदार जाफरी के नज्म दोस्ती का हाथ की चंद लाइनें पढ़ी हैं। वजह यह है कि सरहद के दोनों जानिब माहौल खुशगवार होने के आसार नुमाया हैं। दरअसल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से यौम पाकिस्तान के तहनीती खत की जवाबी चिट्ठी आई है। वजीर आजम ने अपने खत में इमरान खान को और उनके तवस्सुत से पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान की अवाम भी पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है, उसकी ख्वाह है, और उसका जवाब आया है। बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, उधर भी चिट्ठी आई, इधर भी चिट्ठी आई, और जवाब इस तरह से है कि इमरान खान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की अवाम भी हिंदुस्तान के साथ साथ और जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं सबके साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाह है, खुशगवार माहौल की ख्वाह है। और इसकी एक मिसाल यहाँ पर यह देखने को मिलती है फौरी तौर पर कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ फिर से तिजारती रिश्ते बहाल करने का फैसला किया है, और जो कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद, जो जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को मनसूख किया गया था, उसके बाद ये रिश्ते ठप पड़ गए थे, लेकिन अब तिजारती सरगर्मियाँ फिर से बहाल हुई हैं। तो ये एक मिसाल भी सामने है। लेकिन ख़ास तौर से जो इमरान खान ने जो ख़त लिखा है, जवाबी ख़त जो लिखा है, उसमें ऐसे तमाम मामलों को और मसलों को सुलझाने की तरफ इशारा है, जोर है, जिससे खित्ते में यानी एशिया के इस खित्ते में एक लगातार जो है बेहतरी की तरफ हालात होते जाएं। और उसमें ख़ास तौर से इमरान खान ने मसले कश्मीर यानी तनाज़े कश्मीर के हल की अहमियत को उजागर किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि दोनों मुल्कों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों मुल्क आपस में बेहतर ताल्लुकात रखें और बेहतर ताल्लुकात को आगे भी बढ़ाएं। आपको याद होगा, इससे पहले सरहद पर जंग बंदी का जो निफाज था, उसको सख्ती से उस पर अमल आवरी के लिए DGMO लेवल की मीटिंगें भी हुई थी, और तब से इस पर बहुत हद तक अमल भी किया जा रहा है। तो एक के बाद एक इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं दोनों ममालिक की तरफ से, चूँकि यौम पाकिस्तान के मौके पर जो तहनीती ख़त हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से भेजा गया था, उसी दौरान जो भारत के सदर जमहूरिया हैं उनकी तरफ से भी ख़त भेजा गया था, और जवाब में फिर इस तरह से ख़त का आना, इससे एक बेहतर जो है हालात के तौर पर और बेहतर हालात के दिनों की तरफ बढ़ते कदम देखे जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। और साथ ही साथ लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जिस तरह से मुमकिन हो, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक पायदार और खुशगवार मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे की तरक्की को भुलाना भी होगा। इसे माहिरीन बहुत खुश आइंद मान रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इसमें कोशिश है कि सऊदी अरब जो है वो अपने तौर पर कोशिश कर रहा है, उसकी भी एक बहुत कोशिश रही है, यानी जो खलीजी ममालिक हैं, लेकिन नतीजा जो है वो बहुत ही बेहतर है आने वाले दिन के लिए। किस तरह से माहिरीन इसे देखते हैं, हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान हैं, हम उनका जिक्र करेंगे कि उनका तारुफ कराते हैं और ये बताते हैं आपको कि किस तरह से इसे बेहतर माना जा रहा है। हमारे साथ इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हैं कमांडर GJ सिंह, जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ प्रिया सेठी हैं, जो सीनियर लीडर हैं BJP की और फॉर्मर मिनिस्टर भी है जम्मू कश्मीर की। हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सलमान निज़ामी हैं, कांग्रेस लीडर, और डॉक्टर राजन कुमार हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के JNU से। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है इस ख़ास मौजू पर। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अली सरदार जाफरी की जो नज़म की कुछ लाइनें मैंने पढ़ी हैं कि तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, क्या ये समझा जाए कि इस लाइन के तहत ही, इस अच्छी उम्मीद की तरफ ही ये अब इक़दामात दोनों मुल्कों की तरफ से उठाए जा रहे हैं? मैं ये सवाल करूंगा सबसे पहले डॉक्टर राजन कुमार साहब से। बढ़िया सवाल पूछा कि अभी एक इसको अच्छी शुरुआत जरूर मानी जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध होते हैं तो हमें ट्रस्ट करने की जरूरत है। जो अभी लेटर लिखे गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पहले, फिर इसका जो जवाब आया है, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि 2003 के बाद आप जानते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था, जिसके बाद हमारे रिश्ते काफ़ी इम्प्रूव किए थे, टेररिज्म कम हुआ था, ट्रेड बहाल हुए थे,
और बस सर्विसेज भी स्टार्ट हुए थे। लेकिन 2017 और 2000 खासकर 19 के बाद जब पुलवामा का अटैक होता है जिसमें हमारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, तो उसके बाद हमारे संबंध वहाँ काफी खराब हो गए थे। यहाँ तक कि दोनों के देश के जो एनवॉयज होते हैं इस्लामाबाद में और दिल्ली में, वो भी वापस बुला लिए गए थे। उसके बाद हमारा बिल्कुल कोई भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बिल्कुल काफी कम हो गया था। और आप जानते हैं कि किस ढंग से अभी का जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है वो बदलता जा रहा है। अफगानिस्तान का माहौल, ईरान का माहौल, और फिर यूएस में भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे आ चुका है। तो इन सारे जो अभी बदलाव आपको पूरे विश्व में दिख रहे हैं, और तो उसमें पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि भारत के साथ हमेशा इस ढंग के रिश्ते जो हमारा उनके साथ हमेशा झगड़ा होते रहता है बॉर्डर को लेके, कश्मीर को लेके या टेररिज्म के इशू को लेके, तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं लगता है कि भारत के साथ रिश्ते उसके हित में है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं रह सकता कि वो भारत से हमेशा झगड़ा करते रहे, उसका फोकस केवल मिलिट्री पे हो। तो इसी कारण से आप देखते हैं कि एक तरह से वहां से भी एक अच्छी पहल हुई है कि इमरान खान ने एक बहुत ही पॉजिटिव लेटर लिखा है, और यह भी बताया जा रहा है कि यूनाइटेड अरब यूएई जिसके संबंध भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे हैं, वो भी एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है। हालांकि इसको दोनों जो ऑफिशियल्स हैं दोनों देश के, भारत पाकिस्तान के, इसको नहीं माना है, इसको अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस ढंग से नहीं आया है। लेकिन कुछ न्यूज रिपोर्ट्स इस ढंग के आ रहे हैं कि वो वहां के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो एक फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहे हैं। जहां तक यूएस का रोल है भारत और पाकिस्तान को करीब के लाने में, तो ये जरूर है कि ये अमेरिका के हित में होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका बात कर रहा है, लेकिन यूएस का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी शुरुआत है 2003 के बाद जो हमारे शुरुआत ये अच्छी है, ये मान रहे हैं प्रोफेसर साहब। और हमारे साथ कमांडर जीजे सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट है। कमांडर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो माजी है, चूंकि जब भी कभी बात हाल की होती है बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो माजी में झांकना भी जरूरी होता है। ये खुशायन पहल है, इसे राजन कुमार भी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी किस हद तक एहतियात बरतना और किस हद तक इस खुशायन पहलू का इस्तकबाल करना, कहां तक हमें आगे जाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो एक अमन की बात शुरू हुई है, इसमें हमें और पाकिस्तान को अभी एक साथ जुटकर चलना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि ये बात को चलाने वाले जो हैं वो पाकिस्तान के असली जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से आई है। अगर आप कुछ दिन पहले देखें तो जैसे जनरल कमर बाजवा की ये स्टेटमेंट आई थी कि हमें एलओसी के ऊपर अमन बहाल करना चाहिए, हमें जितनी भी सीज फायर वॉयलेशंस है उसको बंद करके रखना चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि उसका जो असली पाकिस्तान का हुक्मरान है, क्योंकि मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि ये पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्नामेंटल कॉस्मेटिक गवर्नमेंट होती है। पाकिस्तान की डीप स्टेट का जो हुक्मरान है, उनका आर्मी चीफ, वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। अगर उसकी तरफ से आता है तो मैं समझता हूं कि ये बात जो है आगे बढ़ेगी। हमें कुछ हद तक पाकिस्तान ऊपर इस चीज के ऊपर उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब वहां ये अपने जो पहले प्रेसिडेंट मुजफ्फर थे वहां पे जनरल साहब, तो उस टाइम भी यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो जो सीज फायर थी, मुझे लगा आप परवेज मुशर्रफ का नाम लेना चाह रहे हैं। परवेज मुशर्रफ, ये जो परवेज मुशर्रफ साहब थे, उसके टाइम भी ये जो बात थी एलओसी के ऊपर जो हमने शांति देखी थी, वो काफी देर तक बहाल रही थी। और उस टाइम हमने देखा था कि हमारी जो नंबर ऑफ कैजुअल्टीज है बहुत कम हो गई थी, और दोनों तरफ जिसे कहते हैं कि तिजारत वो भी चालू हो गई थी। बड़े अच्छे हमारे उनके साथ वो 4-5 साल जो थे वो बहुत उसको गोल्डन पीरियड माना जाता है, वैसे ही गए थे। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि क्योंकि ये अभी कमर बाजवा जो वहां का असली हुक्मरान है, जो इसको कंट्रोल करता है, अगर वहां से आती है, और साथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके जनरल्स के ऊपर कुछ प्रेशर अमेरिका का भी होगा, क्योंकि जो दोनों आर्मीज हैं, जो आर्मी
पाकिस्तान की उसके जर्नल्स हैं वो भी मैं आपसे आपने लेटर में लिखे एक बात पे थोड़ा आपसे तबसरा चाहूंगा, थोड़ा फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। इसमें एक बात बहुत साफ जो पाकिस्तान से लेटर्स में लिखा है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो डिजायर पीसफुल कोऑपरेटिव रिलेशंस विद ऑल नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। वी आर कन्विंस्ड दैट ड्यूरेबल पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया इज कंटिंजेंट अपॉन रिजॉल्विंग all outstanding issues between India and Pakistan, in particular the Jammu and Kashmir dispute. ये जो मसला है, ये तो जड़ है। अभी इन दोनों देशों का अपना हक इसके ऊपर हम जमाते हैं। इसका जो रास्ता है वो सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। अगर आप ये कहें कि दोनों फौजों आपस में लड़े, जंग करें, तो फिर तो ये बात नहीं बनेगी। ये तो मैं समझता हूं कि बातचीत रखनी चाहिए, बातचीत रखनी चाहिए जी, क्योंकि बहुत चीजें जो होती हैं वो बातचीत से भी हल हो जाती हैं। जो कैजुअल्टी रेट होता है उसके अंदर कमी आती है, जो एक बातचीत के साथ हमारा उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस रहता है, उनकी जो गवर्नमेंट होती है, अगर बात ही नहीं है तो फिर तो ना इन्फ्लुएंस है, ना बात है, ना उसके ऊपर कोई प्रभाव है। अभी हम दूसरे देशों को मैं आपसे थोड़ा इजाजत लेना चाहूंगा, कुछ और मेहमान भी आप हमारे साथ बने रहें, प्रिया सेठी हमारे साथ है, सीनियर लीडर बीजेपी की और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में हुकूमत रह चुकी है। प्रिया सेठी, दो चीजें हैं, एक तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, इस पर हमेशा पूरी जो दुनिया है वो इत्तेफाक करती है, और वजीर आजम मोदी ने पहले जो खत लिखा, तहनीती खत लिखा, मुबारकबाद पेश की, और उसके जवाब में लेटर आया। इसके पहले का स्टेप जो हम देख रहे हैं, जो सरहदों पर जंगबंदी पर सख्ती से अमलावरी का मुआहदा, सख्ती पर अमलावरी को लेकर पक्का यकीन, वो और अब ये स्टेप्स, अब जो है सरगर्मियां, तिजारती सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर से आप बिलोंग करती हैं, ऐसे में इस पहल पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, किसी भी देश के लिए उसके अंदर अमन चैन होना, उसके अंदर जो पाकिस्तान कितने सालों से आतंकवाद की फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, और जम्मू कश्मीर को तो उन्होंने एक ज़मीन ऐसी की जहाँ पर नर्चर ही होता रहा टेररिज्म। अगर वो इस चीज़ की शुरुआत करते हैं कि पीस टॉक होनी चाहिए, तो इसमें हर एक खिते का भला है। जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित रहता है इस आतंकवाद से, और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। हम इस पहल का मुबारकबाद भी देते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया हुआ है आपके डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर, उनके बहुत सारे ऐसे साथी जिन पे वो विश्वास करते थे, कहीं ना कहीं ऐसे देश जो हैं आज उनका साथ छोड़कर जो है हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, उसकी इकॉनमी के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर्स के अंदर भी ये रहता है कि पाकिस्तान को अपने आप को बताना पड़ेगा पूरे सारे मुल्कों के अंदर कि वह भी पीस टॉक करना चाहता है। लेकिन मुझे एक आपत्ति बहुत है इस लेटर के अंदर, जो आपने भी मेंशन की अभी, कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बात के ऊपर, मतलब जो उनका वो रहा है, तो जम्मू कश्मीर एक इंटरनल पार्ट है भारत का, उसके ऊपर कभी भी दो राय नहीं हो सकती है। अब जब भी बात होगी वो होगी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर होगी, जो हमारा हिस्सा है, बल्किस्तान है, हमारा दूसरे हिस्से हैं, उन हिस्सों के ऊपर बात होगी। तो ये कहीं ना कहीं वो कहीं अपनी शरारत से पीछे नहीं रहते हैं, वो हमेशा से अपनी शरारत करने में। ठीक है, मैंने भी इसलिए इसको पॉइंट आउट किया था कि माहिरीन क्या कहते हैं। मैं फिर से एक बार डॉक्टर राजन कुमार के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर राजन, सवाल इस बात को लेकर है कि सियासी गलियारों से जब हम इसका नजर डालते हैं तो कई तरह की आरा यानी राय हमारे सामने आती है। क्या लेटर में जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट का जिक्र होना ये एक बहुत स्मूथ फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए एक रुकावट है? पाकिस्तान हमेशा से, अगर उसके लिए कोर इशू रहता है पाकिस्तान की जनता के लिए, आपको पता है कि इमरान खान को इलेक्शन में जाना है, तो उसमें अगर वो कश्मीर के इशू को छोड़ देंगे तो ये वहां की जनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, और ना ही वहां की आर्मी और आईएसआई जो कंट्रोल करते हैं उनको बर्दाश्त होगा। तो पाकिस्तान हमेशा से बोलते आया है कि उनका कोर इशू कश्मीर है, और भारत हमेशा से बोलते आया है कि भारत का कोर इशू टेररिज्म है, यानी आतंकवाद जो कि पाकिस्तान से भारत में आते हैं।
तो ये जो इशू है ये बिल्कुल इस पे दोनों देश उस पे बात कर सकते हैं, लेकिन जो इमरान खान का जो स्टेटमेंट है जिसमें कि ये भी अगर कमर बाजवा का स्टेटमेंट की कोई बात कर रहे थे अभी हमारे पैनलिस्ट, तो कमर बाजवा ने एक बात बोली कि वी शुड बैरी द पास्ट, हमें पास्ट को बिल्कुल दफना देना चाहिए। अब सवाल है कि पास्ट को दफनाने का मतलब क्या होता है? अगर आप कश्मीर के इशू पे अगर टिके रहें, आप क्लेम करते रहें कि कश्मीर हमारा है जैसा कि पाकिस्तान क्लेम करता है, तो सवाल है कि आप पास्ट को आप दफना नहीं रहे, पास्ट को आप उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि भारत के साथ अगर बात करनी है तो उसको जो कश्मीर का इशू है उसको साइडलाइन करके जो दूसरे इशू हैं, वो टेररिज्म के इशू हैं या बॉर्डर पे उससे आगे लाना होगा, या ट्रेड या वाटर ट्रीटी है, इन सारी चीजों पे पाकिस्तान को भारत से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, सलमान निजामी हमारे साथ है, कांग्रेस के लीडर हैं। सलमान, कैसे आप इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे? ये जो डेवलपमेंट है, इसे हम डेवलपमेंट कहें, दोनों तरफ से खतूत का तबादला हो रहा है और अच्छे मुस्तकबिल की बात हो रही है, तिजारती सरगर्मियां जो ठप थी उसे शुरू किया जा चुका है, उसका ऐलान कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए साहब, मैं जम्मू कश्मीर से हूं और जितना इस वायलेंस का असर जम्मू कश्मीर की आवाम पे पड़ा है और किसी पे नहीं पड़ा। इस बार तो जब से बीजेपी आई है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे भी पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई थी, हम भी डे वन से कहते थे टेबल पे बातचीत करिए, बात करिए। आप बिना इनविटेशन के पाकिस्तान जाते हैं, उसके बाद हमारे यहां अटैक्स होते हैं, और फिर जब हम बातचीत और अमन की बात करते हैं, हमें एंटी नेशनल कहा गया उस वक्त जब हमने यही बात की। आज जो बीजेपी वाले बात कर रहे हैं यहां बड़ी बड़ी बैठ के कि हमें पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, हम तो चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहे थे कि अमन लाइए, आप भाईचारा कायम करिए, और आप उस वक्त इलेक्शन में इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे कोई भी एक्ट हो, और हमें कहते थे कि आप पाकिस्तान चले जाओ। जो आप पे सवाल करता था उस वक्त कहते थे हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस तरीके से इन्हें मीडिया ट्रायल्स की, किस तरीके से उनको गालियां दी, और हर इलेक्शन रैली में यह कहा गया कि आप जो है अगर अमन चाहते हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, आप देशद्रोही हैं, आप आतंकवादी हैं, आप मिलिटेंट हैं, क्या क्या नहीं उन्होंने कहा। तो इसलिए सोल्यूशन यही है कि अमन है, बातचीत है। ये तो चिल्ला चिल्ला के हम पहले दिन से कह रहे थे कि वायलेंस जो है वो सोल्यूशन नहीं है। आपने जो कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद कश्मीर के लोगों को नुकसान जो सहना पड़ा, वही रियलाइजेशन आपको होगी। और आज आप उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां हम खड़े थे। वहां हम आपको उस वक्त भी कह रहे थे कि आपने जो फैसला लिया वो गलत है। आज आप खुद कह रहे हैं कि हमें बातचीत करनी चाहिए, मसला कश्मीर का हल निकालना चाहिए। हम वही कह रहे थे कि आपने हमारे हक छीने, हमारी स्टेट छीनी, हमारी नौकरियां छीनी, हमारी जमीन छीनी, आपने लोगों को दूर किया अपने से। जो हमने मेहनत की थी, कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ के रखा था, आपने उसको दूर कर दिया। तो आपको ये पहले दिन से लेना चाहिए। हम लोगों, हमारे बेकसूर लोगों की जानें नहीं जाती। आप बहुत आसानी से इस वक्त कह रहे हैं कि ठीक है पीछे वाली बातें भूल जाए। क्या उस शख्स को आप वापस ला सकते हैं, वापस जिंदा कर सकते हैं जिसको आपने पाकिस्तानी समझ के मार दिया? आपने बेकसूर लोगों को मार दिया, लिंचिंग कर दी उनको। पाकिस्तान का जिसने इस्लामिक झंडा लहराया उसको कहा यह पाकिस्तानी है। कितने मासूम लोगों की आपने जानें ले ली, और ये आप आसानी से कह सकते हैं पीछे आप भूल जाइए। आप अभी देखिए कश्मीर में परसों भी हमारे 3 फौजी हलाक हुए, शहीद हुए, उसमें एक सिविलियन भी था। आपने तो लेटर परसों लिखी, उसके बाद यह हादसा है। तो आखिरकार हमें इस नतीजे में पहुंचना पड़ा कि हमें बातचीत करनी है पाकिस्तान के साथ, अमन लाना है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना है। और आपको यह खत्म करना चाहिए ये पॉलिटिक्स कि आप पाकिस्तान का नाम यूज करके इलेक्शन के टाइम पे जब आपका मन चाहेगा पाकिस्तान को दुश्मन बनाएंगे, जब मन चाहेगा आपको पाकिस्तान को आप दोस्त बनाएंगे। ठीक है सलमान साहब, मैं आपके इस बात पर और लोगों का रिएक्शन लेना चाहूंगा। हमारे साथ जैसे मैंने पहले बताया कि कमांडर जीजे सिंह साहब भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ राजन कुमार हैं, डॉक्टर राजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के। कमांडर जीजे सिंह साहब कहते हैं कि अगर मसला सियासत के गलियारे से होकर निकलता है तो मसले का हल भी सियासी मीटिंगों और सियासत से ही होता है। क्या ये एक ऐसा मसला है जो सदियों से चला आएगा, मतलब सदी तो नहीं कह सकते, दहाइयों से चला आ रहा है और दहाइयों तक चलता रहेगा, और उस मसले की आंच जो है दोनों तरफ की अवामों को यूं ही झेलते रहना पड़ेगा?
देखिए, यही एक बात है जो हम सब पिछले 70 साल से इसको फेस कर रहे हैं। और अगर हम देखें इस मसले को तो वो यही है कि दोनों साइड के जो है, अगर पॉलिटिकल लीडर्स बैठकर किसी एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं, जहां तो जैसे पहले प्रपोजल आया था कि जो सीज फायर है आप उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना दो, क्योंकि हमारा पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर एलओसी है, सीज फायर जिसे कहते हैं, वहां हमने होल्ड किया था जब 71 का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम जहां पे फौजों ने फायरिंग एक ऊपर रोकी, वो एक सीज फायर हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, लाइन ऑफ सीज फायर हो गई। तो ये जा तो उसको हम बना दें कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, जहां फिर अब दोनों बैठकर इसकी कोई ऐसा रेजोल्यूशन निकालें जो दोनों साइडों को एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि हमने ये देखा है कि 70 साल में जब भी हमारी इतनी लड़ाइयां हुई हैं, हमारी टेररिज्म की वेव चली है, आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, लोग मर रहे हैं, बेकसूर जो लोग हैं उनके ऊपर भी उनको मारा जा रहा है, जब मर जाते हैं तो हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। डॉक्टर राजन, हमारे पास वक्त कम है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिर इसका मतलब इसका कोई इख्तिताम है कि नहीं, कोई एंड चैप्टर है कि नहीं है, या सिर्फ एक के बाद एक चैप्टर चले आते रहेंगे? देखिए, अभी जो शुरुआत है उससे मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता जी। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी लास्टिंग सोल्यूशन के लिए अभी उस ढंग का माहौल है। जिस ढंग की सरकार पाकिस्तान में है और जिस ढंग की सरकार भारत में है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस ढंग का रिजोल्यूशन लिया जा सकता है जिससे कि हमारा पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल टेररिज्म के इशू पे या कश्मीर के इशू पे बिल्कुल सुलझ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि दोनों देश अगर चाहें तो जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे वो ट्रेड के मुद्दे हैं या जो बॉर्डर पे हमारे जो बॉर्डर के विलेजेस हैं, दोनों साइड से इनोसेंट लोग वहां पे सफर कर रहे हैं, वहां जो अगर सीज फायर वायलेशन होता है तो इसको रोका जा सकता है, ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, बस की जो सेवा थी उससे स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारे जो दूसरे इश्यूज हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसी लकीर जो तनाजे और पुराने एक तजाद से भरी है, उस लकीर के सामने तरक्की की और आपसी मेलजोल की और बाहमी ताल्लुकात की इतनी लंबी लकीर खींच दी जाए कि वो लकीर छोटी पड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। अली सरदार जाफरी की वही लाइन कि तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश और हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, फिर उसके बाद ये देखें कि कौन दुश्मन है, न जाने उनके इस ख्वाहिश भरी नज़्म का बेहतर अंजाम कब हम इन सबको देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया। कहते एक से भले दो,